व्हीकल के कंपैरिजन में बिल्कुल हो कम सकता दाम है कि होगा। इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तनेजा जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये ऊर्जा का एक बहुत अच्छा विकल्प दे रहे हैं, चाहे आयात में निर्भरता कम करनी हो जब हम एनर्जी की बात करते हैं, या फिर हम प्रदूषण रहित वातावरण की भी अगर बात करें, ग्रीन मोबिलिटी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको कितनी रफ्तार ये दे रहा है और उसका क्या कुछ फायदा देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, जैसे आप जानते हैं पिछले कुछ वर्षों से सरकार का फोकस रहा है इस बात को कि देश के अंदर ज्यादा ज्यादा जो ग्रीन एनर्जी है उसका विकास हो, और ग्रीन परिवहन, जो सारा हमारा देश का परिवहन है, वो देखा आपने, सरकार पूरे देश में जो है न्यू जनरेशन रोड्स का आज का निर्माण हो रहा है, जगह जगह एक्सप्रेसवेज बन रही हैं। तो जाहिर है उस पर चलने वाले वाहन जो हैं वो सरकार चाहती है इस तरह के चलें जिससे प्रदूषण कम से कम हो। और साथ साथ ये है कि जो हमारे देश के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका निर्माण है उसको भी प्रोत्साहित किया जा सके। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देखते हैं, है ना, उसके अंदर जो बहुत बड़ी कीमत होती है वो बैटरी की होती है। तो इसलिए सरकार ने जो कुल मिलाकर की जो एक बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है वो लिथियम पे है, जिंक पे है, कोबाल्ट पे है, उसको सरकार ने हटाया है। तो कुल मिला के प्रयास इस तरफ है कि जो बैटरी का निर्माण है हमारे देश के अंदर हो और साथ में उसकी कीमत कम हो जाए। चूंकि बैटरी की कीमत जो होती है वही इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बड़ी भूमिका उसकी होती है, तो लिहाजा अपने आप ही कार नीचे आ जाएंगी। अभी तक आपने देखा है कि किस हिसाब से हमारे यहाँ तमाम टू व्हीलर जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। दिल्ली जैसे कई शहरों में आप जाइए, आजकल आपको तमाम रिक्शा जो है इलेक्ट्रिक रिक्शास दिखते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि जो चार पहिए का जिसको हम लोग कार बोलते हैं, उसमें भी खास तौर से जो खुशी की बात यह है कि हमारी जितनी यंगर जनरेशन है, जितनी हमारी यंगर जनरेशन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रेफर करती है आजकल। इलेक्ट्रिक टैक्सी लेना चाहते हैं। मैं अपने घर में भी यही यही परिवर्तन देख रहा हूं। तो ये जो एक पुल मिलाकर के सरकार की कोशिश थी, एक तरह की एक ऐसी क्रांति आ जाए जिसके सोच के स्तर से लेकर के, बैटरी के निर्माण से लेकर के और इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण तक, कुल मिलाकर के सोच और उद्योग और सारा स्ट्रक्चर वो ग्रीन हो जाए। तो ये एक लंबी यात्रा है जो सरकार का जो प्रयास है उसमें। अब जो जो बजट में जिस तरह के हमने देखे हैं, सरकार ने सब्सिडी की बात करी है, कस्टम ड्यूटी को हटाने की बात करी है। तो ये जो पूरी एक सोच में देश में परिवर्तन आ रहा है और कुल मिलाकर के एक जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो रहा है परिवहन के क्षेत्र में, उसको बहुत बड़ा एक पुश है। लेकिन हमें ये साथ में ध्यान रखना पड़ेगा, दो बड़ी चीजें इस बजट में आपको दिखाई दी हैं। इसके साथ साथ अगर हमारी कार जो है वो चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है, लेकिन वो बिजली का निर्माण वो भी ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी हो सके, मतलब इस तरह से हो जिससे प्रदूषण ना हो, उसके लिए सरकार ने जो आणविक ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा को लेकर के इसी बजट में भारी घोषणाएं करी है, नीति परिवर्तन किया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो आकर के जो है आणविक ऊर्जा ऊर्जा जो है, बिजली जो है यानी एटॉमिक पावर, उसके अंदर हिस्सेदारी ले सकेगा। उसके अलावा ये जाकर के उसमें नई जनरेशन की जो मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, जिनको हिंदी में भट्टी बोलते हैं, जी। उसके निर्माण की बात करी है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखते हैं दो भारी परिवर्तन, एक तो सरकार की तरफ से नए इंसेंटिव्स, देश के अंदर इसका निर्माण हो, इसके लिए बहुत जबरदस्त एक नीति की घोषणा। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि सरकार ने कदम उठाया था, लेकिन आज हमारे देश में जो युवा है वो इसको अडॉप्ट कर लिया और इसको वो एक क्रांति के रूप में परिवर्तन कर रहा है। बिल्कुल, शहरों में रहने वाले युवा जो इस चीज को समय की मांग है बहुत उस नब्ज को सरकार ने पहचाना है। सहर्ष जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि जो एमएसएमईज हैं इस क्षेत्र से जुड़ी, उनको भी काफी बढ़ावा मिलेगा। समझना चाहेंगे कैसे उन उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और कितना उनका भी विस्तार होगा? देखिए, एमएसएमईज एक तरह से भारत के बिजनेस की नींव है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस जो हमारे देश में है वो एमएसएमई के रूप में है। और इसके चलते हम ये देख रहे हैं कि एमएसएमईज इसके अलावा अगर हम देखते हैं, स्पेशली एमएसएमईज को जो इंपोर्ट में जो ये हमें छूट मिल रही है, इसके चलते नए नए एमएसएमईज उद्योग कंपनीज, हमें नई नई कंपनीज इंडिया में आते हुए दिखेंगी। और स्टार्टअप में जो नई कंपनीज आ रही है, जो नए टेक्नोलॉजीज में कंपनी आ रही है, क्योंकि ईवी आज क्या है, ईवी में इंजन नहीं है और इंजन के बदले अब हमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दिख रहा है, और जो पूरी की पूरी ब्रेन है गाड़ी की वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। अब सॉफ्टवेयर ड्रिवन जब ब्रेन हो जाता है गाड़ी में, तो हम ये देख रहे हैं कि एमएसएमईज में जो न्यू स्टार्टअप्स आएंगे वो किस तरह सॉफ्टवेयर को एम्पलीफाई करके गाड़ी को और बेहतर तरह से बना सकते हैं। आज हमें ADAS 2 गाड़ी में दिखने को मिलता है, जिससे कि गाड़ी ऑटोमेटेड हो रही है।
और इस ऑटोमेशन को हम किस तरह और बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरह और एक्यूरेसी इसमें ला सकते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो गया है। तो एमएसएमईज के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस बजट में जो हमें देखने मिल रहा है, नए नए स्टार्टअप्स और आएंगे जो स्पेशली ईवी सेक्टर में नए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, नई एक्यूरेट पिक्चर्स, ग्राफिक्स जो गाड़ियों में चाहिए होती है, जो रडार सेंसिंग कैपेबिलिटी हमें चाहिए होती है, जो गाड़ी में को ऑटोमेट करने में हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, इन सब पे एमएसएमईज का रोल एक बहुत अच्छी तरह से निकल के आएगा। और जो भी हमें बेनिफिट दिख रहा है इस बजट में, उसके चलते एमएसएमईज को बढ़ावा जरूर मिल रहा है, प्लस स्पेशली स्टार्टअप्स को बहुत एक बढ़ावा देने की कोशिश की गई है इस बजट में। बिल्कुल। तनेजा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार बात हो रही है कि जो आयात पर निर्भरता है, इंपोर्ट पर निर्भरता है, अलग अलग कंपोनेंट्स की, वो कम होगी। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, ऊर्जा सेक्टर की बात करते हैं, तो तकरीबन 85% जो कच्चा तेल है अभी हम आयात करते हैं और विदेशी मुद्रा का एक जो है बड़ा दबाव इस पर हो जाता है। अगर 2030 की हम बात करें, 30% वाहनों को अगर ईवी में कन्वर्ट करके जो सरकार का लक्ष्य है, उसमें हर साल 1 लाख करोड़ रुपए के तेल के आयात को बचाया जा सकता है। कितनी बड़ी ये बचत है और किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा उद्योग पर भी, आम लोगों पर भी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो सरकार की नीति इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके है, ग्रीन एनर्जी को लेके है, उससे जो ये तो जाहिर है कि हमारा जो है कुल मिलाकर के ये होगा कि देश के अंदर ज्यादा चीज का जो है हमारी उपलब्धता हो सके। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 140 करोड़ की आबादी है, और तमाम वो तबका जो अभी तक गरीबी की रेखा नीचे से था, वो धीरे धीरे लोअर मिडिल क्लास बन रहा है, लोअर मिडिल क्लास में आ रहा है, अर्थात वो वाहन लेना चाहते हैं। तो ये अभी हमारी आयाती तेल पर निर्भरता 88% हो चुकी है। और दूसरी बात ये हमें देखना है कि जो तेल का प्रयोग होता है, जिस हिसाब से हमारे यहाँ एविएशन सेक्टर का विकास हो रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है, केमिकल इंडस्ट्री का विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, इसके अलावा तमाम और उद्योग बन रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है ऐसा कि सरकार का प्रयास है इथेनॉल लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल ला करके आयात पर निर्भरता कम से कम की जाए। लेकिन साथ में चूंकि हमारा ये भी लक्ष्य है कि 9% 10% हम जीडीपी ग्रोथ लेके आए और हमारा देश जो है वो विकसित देश बन सके, तो बहुत ही अच्छा सरकार का टारगेट है। लेकिन इस फील्ड का, क्योंकि मैं इस पे स्पेशलाइज करता हूं, मुझे लगता है सरकार और हम देश के सामने चुनौती जरूर रहेगी, क्योंकि हमारे को बहुत अभी तेल चाहिए, हमें प्राकृतिक गैस भी चाहिए, और दूसरी तरफ ये कि पूरे देश के अंदर जो है हमको जॉब भी क्रिएट करने हैं। तो तेल की भूमिका, या जिसको फॉसिल फ्यूल की भूमिका, हमारे देश में अभी फिलहाल बहुत जल्दी कम होने वाली नहीं है, और जो आयात है वो जल्दी कम होने वाले नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तेजी से आयात पर निर्भरता बढ़ती, उस पर ब्राम लगेगा, उस पर रोक लगेगी। लेकिन ये 88% आज है, ये 90% भी हो सकता है, क्योंकि विकास जो है, सरकार की प्राथमिकता देश में विकास होना चाहिए, रोजगार पैदा होना चाहिए, औद्योगिकरण होना चाहिए। उस सब के लिए जब तक तेल की आवश्यकता होगी, अगर आयात की हो तो आयात करना पड़ेगा, जरूरत होगी तो लाना पड़ेगा। लेकिन जो ग्रीन एनर्जी की जो शुरुआत हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत हुई है, ये एक ऐसा कदम है जिसके आने वाले समय में एक थोड़ा समय लगेगा, लंबी यात्रा है, लेकिन निर्भरता कुल मिला के कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी आने वाले कुछ वर्षों में एकदम ये कम हो पाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। सहर्ष जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की स्थापना की बात भी कही गई है। अगर इसे पीएलआई से लिंक करते हैं या पुरानी जो योजना है उससे लिंक करके देखते हैं, तो इससे पूरे सेक्टर में और स्टार्टअप्स की जिस तरह से बात कर रहे हैं उसमें कितना बूस्ट मिलेगा? साथ ही अगर हम बात करते हैं रोजगार की, जो तनेजा जी भी अभी बात कर रहे थे, बहुत ज़रूरत है, तो रोजगार के भी कहा जा रहा है कि काफ़ी जो है रास्ते खुलते हुए इससे दिखाई देते हैं। देखिए, आपने सही कहा है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए तैयारी की गई है, जो ईवी बैटरीज, मोटर्स, कंट्रोलर्स और ग्रिड स्केल बैटरियों के घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा देगा। अभी जब हम ये सारी चीजें जो अभी तक हम इंपोर्ट करते थे, वो अब हम अपने घर में बनाएंगे, और अगर हम अपने घर में बनाएंगे तो इसके लिए हमें बहुत बड़ा एक वर्कफोर्स चाहिए होगा। तो इसके चलते एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत जोरों से होगा। स्थानीय उत्पादन को भी बढ़ावा देने की बात की गई है, जिससे कि लॉन्ग टर्म ईवी के जो प्राइजेस है उनमें कमी आएगी। और अगर हम ओवरऑल बात करें ईवी के अनुमान, जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग में जो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग की बात है, इन सब के चलते हम देखते हैं करीब करीब अगर ये सारी चीज़ें इंडिया में बननी चालू हो जाती है जल्द से जल्द भी,
इस साल के अंत तक अगर हम बात करें तो करीब करीब 1 से 1.5 लाख ऐसे नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे जो कि इन क्लीन टेक एनवायरनमेंट में काम करेंगे, जो बैटरीज बनाएंगे, मोटर्स, कंट्रोलर्स और ग्रिड स्केल की बैटरियां बनाने के लिए हमें सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के तरफ बहुत बड़ा जोर है और 1 से 1.5 लाख का एम्प्लॉयमेंट इसी साल में हमें देखने को मिलेगा, जैसे जैसे ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है ये हमारे भारत में बननी चालू होगी। बिल्कुल। तनेजा जी, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से हम क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं उसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है और जो असर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम एक और डायरेक्ट असर की बात करते हैं तो आम आदमी के स्वास्थ्य पे पड़ने वाला असर, जो हम पहले प्रदूषण की हम बात कर रहे थे, ईवी का जो फ़ायदा है एक ये भी है कि प्रदूषण को ये कम करेगा, काफ़ी हद तक रोकेगा। WHO की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि देश में 10 लाख ऐसी मौतें हैं जो समय पूर्व हो जाती हैं और उनकी एक बड़ी वजह जो है वो प्रदूषण रहता है। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। नहीं, मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा कारण है और खासतौर से उत्तर भारत में अमृतसर से लेकर के कलकत्ता तक आप चले जाइए, हर शहर, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल वगैरह जो ईंधन है उसका प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये उत्तर भारत में खासतौर से अगर ये ज्यादा आती है और इसका प्रसार ज्यादा होता है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फायदा तो लोगों के स्वास्थ्य को होगा। हमारा उत्तर भारत डेंसली पॉपुलेटेड है, घनी आबादी वाला है और खासतौर से उसका सबसे बड़ा जो लाभ मिलने वाला है वो लोगों के स्वास्थ्य को मिलने वाला है। अर्थव्यवस्था को तो मिलेगा ही, क्योंकि मेरा ये भी मानना है कि हमारे देश के अंदर जो है ईवी के साथ, क्योंकि ईवी को बनाने में जो है आप देखेंगे तमाम कंपनियों जिनका आज आपने नाम नहीं सुना, तमाम नई कंपनियों का जन्म होगा। आप चीन में उठा करके दे दीजिए, 100 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती हैं और मुझे लगता है जैसे आपका इनिशिएटिव और टैलेंट हमारे देश के अंदर है और खासतौर से आईटी को लेकर के और सॉफ्टवेयर को लेकर हमारे यहाँ तो 500 कंपनी तैयार हो जाएंगी आने वाले 10 साल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगी और नई कंपनियां होंगी। बिल्कुल, और एक छोटी सी प्रतिक्रिया सहर जी से ले लेते हैं। सहर जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से तनेजा जी बता रहे हैं कि एक जो है बड़ा जो सेक्टर जो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है नई कंपनियों के लिए भी और भारत के लिए भी, किस तरह से एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी हम और तैयार हो गए हैं। देखिए, ये सब न्यू एज टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। जब हम न्यू एज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टार्टअप जिसमें इंडिया आज बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में, फाइनेंशियल प्रूडेंस के फील्ड में, ऑटोमेशन के फील्ड में, एआई और एमएल के फील्ड में आ रही है और ईवी में इन सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर है। अगर आप गाड़ी को अपने आप चलने देना चाहते हैं तो गाड़ी में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, मशीन लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। उसे ये भी देखना पड़ता है कि अगर वो गूगल मैप यूज़ कर रहा है तो ट्रैफिक किस तरह है, किस तरह टाइम सेव किया जाए, किस स्पीड में गाड़ी चले, इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत जोर आ जाता है। बिल्कुल, और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कई तरह की अभी नई तकनीक और नए क्षेत्र जो है विकसित होने की संभावना दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया सहर जी और तनेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।